जब आप हाथ में तिरंगा लेकर चलते हैं तो आपके मन में देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। मन के भाव उमड़कर उस तिरंगे के सम्मान के लिए आप उठ खड़े होते हैं। जब जन गण मन की धुन कहीं ओलंपिक में, कहीं किसी मैदान पर बजती है, तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देशभक्ति का ये जज्बा हर व्यक्ति के अंदर, हर भारतीय के अंदर होना ही चाहिए। लेकिन देश में ऐसी अनेक बातें हैं जिनको ठीक करने के लिए किसी न किसी प्रकार से कानून में बदलाव की आवश्यकता होती है। और इस दृष्टि से इस देश के कई नामी गिरामी समाज के लोग, अधिवक्ता इस दिशा में प्रयत्नशील है। उनमें से एक बड़ा जाना पहचाना नाम है एडवोकेट अश्विनी जी उपाध्याय। आज के हमारे मुख्य वक्ता परम आदरणीय PIL मैन के नाम से प्रसिद्ध आदरणीय अश्विनी जी, इसी मेवाड़ धरा से जुड़े हुए विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव जी देवनानी, समाज के हर काम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आदरणीय हरीश जी, हमारी इस राष्ट्र मंथन की एक ऐसी सशक्त आधारशिला आदरणीय श्री NK सिंह साहब, हमारे न्याय के उस संकेत के रूप में सदैव साथ रहने वाले आदरणीय श्री हिमांशु राय नागौरी जी, और इस राष्ट्र मंथन के इस मंथन को वास्तव में मथने के लिए जिस रस्सी की आवश्यकता होती है, ऐसे हमारे भाई रमन जी सूद, आदरणीय पुरुषोत्तम जी, भगवान एकलिंगनाथ की इस पवित्र भूमि पर जहां हर कण में स्वाभिमान और बलिदान की गाथाएं गूंजती है, यह वह भूमि है जहां हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप का अदम्य साहस और स्वाभिमान का इतिहास लिखा गया था, जहां मीरा की भक्ति ने प्रेम और समर्पण की एक अमर मिसाल कायम की।
यहाँ का हर पहाड़, हर नदी, हर मैदान, यहाँ का कण कण वीरता और भक्ति का प्रतीक है। आज हमें गर्व है कि हम इस महान भूमि के इस धरा पर आज इस विराट उत्सव में सुप्रीम कोर्ट के माननीय अधिवक्ता पीआई मैन श्री अश्विनी जी उपाध्याय का स्वागत करने का सौभाग्य उदयपुर वासियों को आज मिल रहा है। आते वक्त मैं सोच रहा था कि मैं हिरणमंगरी से आया तो वहां बारिश थी नहीं, लेकिन जब यहाँ यूनिवर्सिटी के इस रास्ते पर आया तो ऐसा लगा अश्विनी जी के स्वागत के लिए प्रकृति ने भी अपनी बौछारें आपके स्वागत के लिए यहाँ बिछा कर रखी है। हम एक बार इनका करतल ध्वनि से आज यहाँ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप न्याय, सत्य और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से न केवल देश को बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं जो न्याय और सच्चाई के पथ पर अग्रसर है। अतः यहाँ कहीं न कहीं आप यहाँ पर आए तो कहीं न कहीं स्वाभिमान के कण आप तक पहुंचे और आप यहाँ चलकर आए। आज मैं सवेरे सोच रहा था कि देखिए संयोग अश्विनी जी, अश्वारोही अश्विनी कुमार के गुण धर्म से आच्छादित अश्विनी जी अश्विन मास में आज विश्व शांति दिवस पर आपका पदार्पण अनायास नहीं है। संभवतया इस पृथ्वी पर जिस भूभाग की माटी को मैं नहीं समझता इस पूरे संसार में कोई और ऐसी जगह है जिसकी माटी को ले जाकर लोग माथे पर लगाते हैं, उस हल्दी घाटी की शौर्य गाथा आपको खींचकर यहां पर लाई है। समाज के जनहित के प्रश्न जनहित याचिकाओं के रूप में अश्विनी रूपी अश्व पर सवार होकर आपकी अदम्य इच्छा शक्ति हम सबको प्रेरित करती है। मेवाड़ की इस भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपकी उपस्थिति हमें गर्व दे रही है, हमारे संघर्षों और आदर्शों को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। हम आशा करते हैं कि आपका यह प्रयास हमारे लिए प्रेरणादायक होगा। हम आपके विचारों से और भी सशक्त होकर इस द्वार से जब निकलेंगे, सामने महाराणा प्रताप का चित्र लगा है, जब यहां से हम निकलेंगे तो कहीं न कहीं आपकी वो अदम्य शक्ति हमको और प्रेरित करेगी, क्योंकि हम तो प्रताप के वंशज हैं और आपके इन विचारों को सुनकर हम और आगे बढ़ेंगे। इस माटी से कर्म पथ पर पसीना बहा, संगठन में जिनके साथ काम करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ, विद्यार्थी परिषद में मुझे जिनका सानिध्य मिला, इस उदयपुर में जिन्होंने अपने जीवन को खपाया, कर्म क्षेत्र में रहे और एक दूसरी पारी भले ही राजनीति में आपने शुरू की, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण संगठन के कर्म अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पर किए तो वो परम आदरणीय वासुदेव जी देवनानी हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित हैं। आदरणीय हरीश जी न सिर्फ सिंधी समाज वरन सभी के, हम सभी जानते हैं समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। राजश्री चौधरी मैडम यहाँ पर उपस्थित हैं, वो नीचे बैठी हैं, उनका भी मैं हमारे वो सहयोगी के रूप में है, उनका भी स्वागत है। हमारे राष्ट्र मंथन के प्रेरक श्रीमान NK सिंह साहब, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हिमांशु जी नागौरी जो हमारे सबके प्रेरक हैं, और जैसा मैंने पूर्व में कहा कि रमन जी सूद हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में गुणवान गणमान्य नागरिक श्रोतागण के रूप में उपस्थित हैं। राष्ट्र मंथन आह्लादित है आप सबको पाकर। विश्वविद्यालय के छात्र, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सब बेताब हैं कि हम अश्विनी जी के उन वचनों को सुनकर कहीं न कहीं अपने जीवन में इदम राष्ट्राय इदम न मम, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, इस भाव को लेकर यहाँ से जाएंगे। 4 पंक्तियां मेवाड़ी में आपको समर्पित कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप सब मेहमानारी सजी, आप सब मेहमानारी सजी अति सुंदर वंदरवार है। देवा कई आपने हल्दी गाठीरी माट्यू सजायो, मातो आपरे वास्ते थाल है, आपरे वास्ते थाल है। बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। हिंदू समाज की सेक्युलरिज्म की अपील हमको इतनी बचपन से लेके जन्मभूमि में चढ़ाई गई, हम उसकी गश्ती में आज तक गाफिल हैं और हमारी आगामी पीढ़ियां और भी ज्यादा गाफिल होती चली जा रही है। ना जाने उनकी नींद कब खुलेगी। उनकी नींद खोलने के लिए समाज में बहुत सारे लोगों ने पीड़ा उठा रखा है। ऐसा ही एक पीड़ा उठाने वाले व्यक्ति आज हमारे बीच में है।
मैं श्रीमान अश्विनी जी को आने के लिए बता देता हूँ। सर नमस्कार, थैंक यू भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, आदरणीय देवरानी जी को प्रणाम करता हूं, रमन सूद जी, किशोर जी पाहुजा साहब, डॉक्टर प्रदीप जी, श्रीमान हिमांशु राय जी, एनके सिंह जी, हरीश जी, अभय जी और सामने उपस्थित सब आप सभी बहनों भाइयों और सभी वरिष्ठों को मैं प्रणाम करता हूं। 2022 में मेरा कार्यक्रम यहां होना था, सब कुछ हॉल बुक हो चुका था, कार्यक्रम तय हो चुका था, तब तक कोविड आ गया। वो टीम यहाँ है, एक बार आप लोग खड़े हो जाए 2022 की टीम के लोग जो हमारा कार्यक्रम यहाँ करने वाले थे। आप सबको विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ कि आपने टिकट उकट बुक करा दिया था, हॉल बुक करा दिया था, भोजन की व्यवस्था हो गई थी, कैटरर फिक्स हो चुका था, लेकिन आपका कार्यक्रम रह गया था। राष्ट्र मंथन की टीम आज सुबह थी यहाँ पे, एक बार अगर सामने जो लोग हैं सब लोग खड़े हो जाए, राष्ट्र मंथन की टीम के लोग। आप सब लोगों को इतना भव्य कार्यक्रम करने के लिए, इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए आपको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। यहां सामने कितने लोगों की शादी हो चुकी, जरा हाथ उठाए। अरे वाह, ज्यादातर लोग ही हो चुकी है। और इसमें से कितने लोग जोड़े से आए हैं या बच्चों को लेके आए, जरा हाथ उठाए। आप लोगों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। और जो लोग अकेले आए हैं उनको नमस्ते करता हूं, प्रणाम नहीं करूंगा, क्योंकि आपने महापाप किया है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो जोड़े से जाते हैं, वैसे ऐसे कार्यक्रम में जोड़े से आया करिए। और विशेष रूप से मेरे कार्यक्रम में तो अपने बच्चों को जरूर लाया करिए, क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं आपकी नहीं लड़ रहा हूं, आपकी तो ऐसे जैसे तैसे निकल जाएगी। जिसके लिए खतरा है, जब उस हॉल में नहीं होगा, वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं क्या है, कैसे है, क्या दिक्कतें आने वाली हैं, तो तैयार कैसे होगा। अब आप लोगों ने अपने अगली जनरेशन की सुरक्षा की ड्यूटी ले रखी है, लेकिन उसको लाते ही नहीं है, तो समझेगा कैसे। आगे से मेरा आग्रह है, जब भी कोई कार्यक्रम हो, आज की डेट में 15 साल के बच्चे समझदार हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा, आपके घर में नाती पोते 15 साल के हैं, उनको भी लाया करिए ऐसे कार्यक्रम, बहुत जरूरी है। आज आपका कार्यक्रम है एक देश एक विधान। तो जैसे बात होती है एक देश एक विधान की, तो सबको एक ही बात समझ में आती है, क्या, जोर से बोलिए, क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं, एक देश एक विधान बहुत है। जैसे एक देश एक नामकरण संहिता होनी चाहिए, एक देश एक धरोहर संहिता होनी चाहिए, एक देश एक नागरिकता संहिता होनी चाहिए, एक देश एक पुलिस संहिता होनी चाहिए, एक देश एक प्रशासनिक संहिता होनी चाहिए, वन नेशन वन एविडेंस कोड होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स कोड होना चाहिए, वन नेशन वन कल्चर कोड होना चाहिए, वन नेशन वन बिजनेस कोड होना चाहिए, वन नेशन वन लेबर कोड होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन कोड होना चाहिए, वन नेशन वन बैंकिंग कोड होना चाहिए, वन नेशन वन पॉपुलेशन कोड होना चाहिए, वन नेशन वन सिविल कोड होना चाहिए, वन नेशन वन डोनेशन कोड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भारत में संविधान है, और संविधान का मतलब होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको क्या कहते हैं? संविधान। दुर्भाग्यवश आजादी के 75 साल बाद भी
धरातल पे संविधान नहीं चल रहा है, धरातल पे बहुविधान चल रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई कौन सी लड़ी थी? स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, कि हम भारत को स्वतंत्र बनाएंगे। स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम का। कौन सा सिस्टम हमारा चल रहा है? शिक्षा तंत्र गुलामी वाला, न्यायिक तंत्र गुलामी वाला, पुलिस तंत्र गुलामी वाला, बिजनेस तंत्र गुलामी वाला, टैक्स तंत्र गुलामी वाला। कौन सा तंत्र अपना चल रहा है? और हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। चलो 15 अगस्त 1947 में हम स्वतंत्र हो गए, फिर 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हो गया, और संविधान के प्रियम्बल पे जो पहला शब्द यूज होता है वो होता है सोवरिन। सोवरिन का मतलब हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभु का मतलब ना गुलामी का नाम होना चाहिए, ना गुलामी का निशान होना चाहिए, ना गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, ना गुलामी की कुप्रथाएं होना चाहिए, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, ना गुलामी की जुड़ी अपना टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए, ना गुलामी की कर व्यवस्था होनी चाहिए। सब कुछ क्या होना चाहिए? हमारा अपना। हम संप्रभु हुए क्या? आप में से कितने लोग, चलो आप में बहुत सारे लोग जहाज पे यात्रा कर चुके होंगे। जहाज के ऊपर देवनानी साहब लिखा रहता है VT, और VT का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। आज भी नाम गुलामी वाले, और वैसे भी किसके नाम? वहशी दरिंदों के नाम। जिन वहशी दरिंदों ने हमारी माताओं बहनों का बलात्कार किया, 5-5 हजार हमारी बहन बेटियों को एक जगह इकट्ठा करके रखा, जिसको हरम कहते थे। हरम शब्द आपने सुना है कि नहीं सुना? और जिसके पास हरम होता है उसको एक शब्द यूज करते हैं हरामी। और भारत में जो सबसे बड़ा हरम था वो अकबर का था, तो सबसे बड़ा हरामी कौन हुआ? जोर से बोलिए, कौन हुआ? और उस सबसे बड़े हरामी को भारत में महान बताते। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। उस सबसे बड़े हरामी के नाम पे दिल्ली में सड़क है जिसमें सांसद विधायक मंत्री रहते हैं, जिसमें कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। मैंने एक PIL फाइल किया था कि भैया भारत में 1000 गुलामी के नाम चल रहे हैं। साल में अगर एक नाम बदलेंगे तो अगले 1000 साल तक गुलामी के नाम बदलते रह जाएंगे। साल में 10 नाम बदलेंगे तो अगले 100 साल तक गुलामी के नाम बदलेंगे। मैंने कहा एक नामकरण आयोग बनाइए, एक नेमिंग कमीशन बनाइए, और ये वहशी दरिंदों के नाम पे जितने सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं सबको एक झटके में बदलिए। विषय बहुत सारे हैं, लेकिन सिटिंग कैपेसिटी 2 घंटे की होती है, लिसनिंग कैपेसिटी 2 घंटे की होती है। 2 घंटे में से 1 घंटे 10 मिनट आपका जा चुका है। तो मैं अपनी बात को 2-3 विषयों तक रखूंगा। मैं आपके डिस्ट्रिक्ट्स को देख रहा था। मेरी PIL धर्मांतरण पे भी है, मेरी PIL घुसपैठ पे भी है, मेरी PIL जनसंख्या नियंत्रण पे भी है, अलग अलग PIL है। मेरी PIL डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर भी है, और उसके ऊपर मेरा सुप्रीम कोर्ट में चल रही है डेमोग्राफी जो बदल रही है। आपके राजस्थान के अजमेर की डेमोग्राफी बदल रही है, बेवर की बदल गई, भीलवाड़ा की बदल रही, डींडवाना की बदल रही, केकड़ी बदल रही है, नागौर बदल रही, सापुरा बदल रही, टोंक की बदल रही, बांसवाड़ा बदल रही, डूंगरपुर बदल रही है,
प्रतापगढ़ की बदल रही है, भरतपुर की बदल रही है, डीन की भी बदल रही है, धौलपुर की बदल रही है, गंगापुर की बदल रही है, करौली बदल रही है, सवाई माधोपुर बदल रही है, अनूपगढ़ बदल रही है, बीकानेर बदल रही है, हनुमानगढ़ बदल रही है, श्रीगंगानगर की डेमोग्राफी बदल रही है, राजसमंद की बदल रही है, अलवर की बदल रही है, दौसा की बदल रही है, डूडू की बदल रही है, जयपुर बदल रही है, खैरताल बदल रही है, कोटपुतली बदल रही है, बलोत्रा की बदल रही है, बाड़मेर की बदल रही है, जैसलमेर बदल रही है, जोधपुर बदल रही है, फलोदी पड़ रही है, बारड़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, जालौर, पाली, सिरोही, संचोर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, सीकर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। कौन सा ऐसा जिला है जिसकी डेमोग्राफी नहीं बदल रही है? क्या आपके राजस्थान में कोई? और डेमोग्राफी बदल रही कि नहीं बदल रही है, इसको पता करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है। आपको 1999 की लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट देखना है और 2024 की लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट देखना है। 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए भारत के, अपने राजस्थान के किसी भी लोकसभा की, आपको पता चल जाएगा कि आपके लोकसभा की डेमोग्राफी कितनी बदली है, और ये ठीक नहीं है। जिस चीज को बचाने के लिए महाराणा प्रताप और उनके परिवार इतना बड़ा बलिदान किया, जिस चीज के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज उनके परिवार इतना बड़ा बलिदान किया, जिसके लिए वीर सावरकर ने काला पानी झेला, जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने इतना बड़ा बलिदान दिया, जिसके कारण देश के ऐसे बहुत सारे लोग अपना उन्होंने सब कुछ बलिदान किया, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए? क्या जोर से बोलिए जरा। नहीं बना। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है और भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं। जो समस्या भारत में है वो चीन में नहीं है, रूस में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, दुनिया के कई देशों में नहीं है। और जो समस्या भारत में वो दुबई में भी नहीं है, कुवैत में भी नहीं है, बहरीन में भी नहीं है। आपके उदयपुर में एक व्यक्ति का गला काटा गया, कटा ना, कन्हैया लाल जी और देवराज जी के परिजन आगे की पंक्ति में हैं। कहाँ है? जरा एक बार खड़े हो जाएं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। हत्यारों ने वीडियो भी बनाया, हत्यारों ने खुद कहा कि हाँ हमने मारा। कन्हैया लाल जी के परिवार के लोग कह रहे हैं हाँ हमारे फिर मारा। तो जिसके घर में हत्या हुई, जिसके घर में बलिदान हुआ, वो कह रहे हैं हुआ, और जिसने मारा वो कह रहे हैं हाँ हुआ, हमने मारा। और इसके बावजूद भी सजा नहीं हुई, जमानत ऊपर से हो गई। अरे इससे बड़ा साक्ष्य और क्या चाहिए? मैंने कन्हैया लाल जी की हत्या के बाद एक कानून का ड्राफ्ट बनाया है, इसका नाम है सतयुग एक्ट, आपको दिख रहा होगा। यह मैंने कानून का ऐसा ड्राफ्ट बनाया है कि इसमें हर मुकदमे का फैसला 6 महीने के अंदर हो जाएगा। और इसकी कॉपी मैंने अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी दिया है, दिल्ली में भी कई लोगों को दिया है। मुकदमे लंबे चल क्यों रहे? इसलिए चल रहे हैं कि हमारे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। मुकदमे लंबे चल क्यों रहे? क्योंकि 100 गवाह चाहिए किसी को सजा दिलवाने के लिए। अरे मारने वाला कह रहा मैंने मारा, उसका वीडियो अवेलेबल है, वीडियो को चेक करा लीजिए। अगर वीडियो सही है, दूसरे पक्ष की गवाही कर लीजिए, दोनों पक्षों की गवाही करके आप उसको फैसला कर दीजिए, 6 महीने के अंदर उसको उठा के फांसी दे दीजिए, बात खत्म हो गई। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, अगर कन्हैया लाल की हत्या अमेरिका में हुई होती तो सबसे पहले अमेरिका की सरकार हत्यारों के ऊपर $10 लाख का जुर्माना लगाती। $10 लाख
2 हत्यारे थे तो दोनों पे 10-10 लाख डॉलर। 10 लाख डॉलर का मतलब 8 करोड़ रुपए होता, यानी दोनों पे 16 करोड़ रुपए। चाहे उनका मकान बेचना पड़ता, चाहे दुकान बेचना पड़ता, चाहे कुछ भी करना पड़ता, और वो 16 करोड़ वसूल के पहला काम करती है अमेरिका की सरकार, इनके परिवार को दे देती। और नो बेल, नो पैरोल और अंतिम सांस तक जेल। अगर कन्हैयालाल जी की हत्या अमेरिका में हुई होती तो लगभग 900 साल की सजा होती। आप सोच रहे होंगे 900 साल कैसे होती है? अमेरिका में 20-20 हजार साल सजा होती है, 25-25 हजार साल सजा होती है। गूगल कर लीजिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, फिर आपको पता चलेगा अमेरिका में 90-90 हजार साल सजा होती कैसे है। सजा इसलिए होती, वहां हर धारा की सजा अलग अलग चलती है। भारत में ये जो सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम, इसको बदलना पड़ेगा। जब तक जुडिशियल सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक हत्याएं होती रहेंगी। अगर कन्हैयालाल जी के हत्यारों को फांसी हो गई होती तो शायद देवराज की हत्या नहीं होती। देवराज की हत्या इसलिए हो गई कि कन्हैयालाल के हत्यारों को बेल हो गई, और एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। राजू की हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, चंदन गुप्ता की हुई, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट, प्रियंका रेड्डी, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तल्लेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैयालाल, उमेश कोल्हे, नेहा फयाज, नेहा को मारा, मानसी, रूबी कुमारी, ममता देवी, रविता, अंजलि, ममता, निधि, अदिति, आद्या, अमृता, अभिलाषा, भावना, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता। एक के बाद एक हत्याएं होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। शांति 2 ही तरीके से आती है, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दुनिया के जिन राष्ट्रों ने भगवान राम के भय बिन होए न प्रीत सिद्धांत को अपनाया, दुनिया के जिन राष्ट्रों ने भगवान कृष्ण के सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, न पत्थरबाजी है, न अराजकता है, न रेल की पटरी उखाड़ी जाती है, न कोई थूकता है, न कोई पेशाब करता है, न कोई लैट्रिन करता है, न कोई लड्डू में मिलावट करता है, कहीं कुछ नहीं करता। भारत में सारी समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है और न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। सड़ चुकी है न्यायिक व्यवस्था। मैं आज कन्हैयालाल और देवराज के परिवार के सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं यह वीडियो वहां तक पहुंचेगा, इसलिए जानबूझ के पूछ रहा हूं। आप बताइए, आपका परिवार मार्केट में जाए और किसी की हत्या हो जाए तो क्या आपका परिवार कोर्ट में जाके बार बार गवाही देगा? क्या नहीं देगा। जब आपको पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसके बावजूद आपका परिवार गवाही देने में भय खाता है, तो कन्हैयालाल और देवराज के परिवार के समर्थन में कितने लोग कितनी बार गवाही दे पाएंगे? भारत में बहुत सारे दोषी, हत्यारे, बलात्कारी केवल इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि बाद में गवाह पलट जाते हैं। और गवाह, मैंने कहा ना, नहीं चाहते लोग लगातार गवाही देना, नहीं चाहते बार बार गवाही पे गवाही देना। अगर हम चाहते हैं भारत में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, और इसका मैं दूसरा एक एग्जांपल दिया, जो अपराध भारत में होते हैं अमेरिका, सिंगापुर, जापान में नहीं होते, और जो अपराध भारत में होते हैं दुबई, कुवैत, अरब में भी नहीं होते। आपने दुबई में सुना क्या कोई किसी का गला काट दिया हो? आपने दुबई में सुना क्या किसी ने पत्थरबाजी कर दिया हो? अरे ट्रेन दुबई में भी चलती है। आपने कभी दुबई में सुना क्या कि ट्रेन के सामने किसी ने पत्थर रख दिया हो? नहीं, भारत में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। समाधान शिक्षा और न्यायिक व्यवस्था। जब तक शिक्षा नहीं बदलेगी, न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और शिक्षा, अगर आपको न्यायिक व्यवस्था बदलना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। माननीय देवनानी जी, भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहां झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है।
और दुनिया के और देशों में झूठ बोलना पाप हो चाहे ना हो, झूठ बोलना बहुत गंभीर अपराध है। अमेरिका वगैरह में भाई भाई के लिए गवाही नहीं देता, पत्नी पति के लिए गवाही नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसने तो अपराध किया, ये तो पकड़ा जाएगा, नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, ब्रेन मैपिंग होगा, खाम मैं तो कम से कम बची रहूं। पत्नी पति के लिए गवाही नहीं देती। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। अपराध को दोबारा करने पे डबल सजा होती है। अमेरिका में एक व्यक्ति ने शर्ट चुराया, 5 साल सजा, दोबारा शर्ट चुरा लिया तो सजा हो गई 10 साल, टोटल कितना हो गया? 15 साल। और जब शर्ट चुराने वाले को पकड़ा, बोला शर्ट चुराया क्या? बोले नहीं चुराया, तो 10 साल झूठ बोलना, कितना हो गई? 25 साल। 2 शर्ट चुराने पे 25 साल सजा। दोबारा कोई शर्ट चुराएगा क्या वहां पे? नहीं। हमारी यंग जनरेशन ड्रग में बर्बाद हो रही है, और ड्रग में बर्बाद होने का मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। सिंगापुर में एक कॉलेज के सामने एक आदमी गया, 900 ग्राम गांजा लेके वहां के यंग जनरेशन में गांजा बांट रहा था, उनको गांजे की हैबिट डाल रहा था। पुलिस ने पकड़ा, मात्र 900 ग्राम गांजा, और फांसी दे दिया। 900 ग्राम गांजा में फांसी। यहां 9-9 कुंटल गांजा मिलता तब भी फांसी नहीं होती। मूल कारण सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। और कानून बदलने की कोई लागत है क्या? नहीं। मैं कहता हूं भारत में 80% समस्याओं का समाधान सठे साठम समाचरे सिद्धांत पे चल के न्यायिक व्यवस्था बदल के किया जा सकता है, और इसकी कोई लागत नहीं है। इसका यानी भारत की 80% समस्याओं का समाधान आपको एजुकेशन रिफॉर्म करके, पुलिस रिफॉर्म करके, जुडिशियल रिफॉर्म करके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करके किया जा सकता है। इसलिए इस किताब के ऊपर लिखा हुआ है जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस विद इन ईयर। ये मेरा सतयुग एक्ट है। और मैं सतयुग इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि भारत में लोग कहते हैं कलयुग है, ऐसे कहते हैं भाई कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। मैं पूछ रहा हूं सिंगापुर में कलयुग क्यों नहीं भैया? जापान में कलयुग क्यों नहीं है? रूस में कलयुग क्यों नहीं है? और बाकी तो छोड़ो, दुबई में कलयुग क्यों नहीं है? जितनी घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, अवैध निर्माण, पत्थरबाजी, घुसपैठ, धर्मांतरण, जितनी समस्या भारत में चल रही है, ये सारी समस्या पूरी दुनिया में है क्या? पूरी दुनिया में है? नहीं। इसका मतलब पूरी दुनिया में कलयुग तो नहीं है, कलयुग यहीं चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने मैंने कहा ना, नाम का भारत स्वतंत्र है, लेकिन हमारा कोई भी तंत्र अपना नहीं है, सब कुछ गुलामी वाला चल रहा है। इस गुलामी वाले तंत्र को बदलने की जरूरत है, और 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाने की जरूरत है, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड बनाने की जरूरत है, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाने की जरूरत है। जब तक इसको हम नहीं करेंगे, जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं करेंगे, और नुकसान राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है ये सड़ा हुआ कानून मैं आपको बताता हूं। मेरी एक PIL चल रही है जिसमें मैंने 2017 में कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। अब तो इनकी संख्या 5.5 करोड़ हो चुकी है। घुसपैठिए आते कैसे हैं सर? बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट होता है, दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेते हैं। 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, 2000 रुपए देते हैं, जन्म अपना क्या बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, 2000 रुपए देते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। जब 5 डॉक्यूमेंट हो गया, दलाल को पकड़ते हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। जब 6 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर वोटर ID में नाम जुड़वा लेते हैं। और जब वोटर ID में नाम जुड़ जाता है तो जनधन खाता खुलवा लेते हैं, मुफ्त में राशन लेते हैं, मुफ्त में अनाज लेते हैं, मुफ्त में वजीफा लेते हैं, मुफ्त में मकान लेते हैं, सारी केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेते हैं। लागत कितनी आई? 15,000 रुपए, और 2 साल के अंदर 5 लाख रुपए वसूल लेते हैं। इससे बढ़िया कोई काम होगा क्या? 15,000 रुपए लगाओ, 5 लाख पाओ। यह सिस्टम चल रहा है। आपने कभी सोचा ये बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत क्यों आते हैं? बगल में भूटान क्यों नहीं चले जाते? सिंगापुर क्यों नहीं चले जाते? ये रोहिंग्या बांग्लादेशी दुबई क्यों नहीं चले जाते? ये रोहिंग्या बांग्लादेशी कुवैत क्यों नहीं चले जाते? ये रोहिंग्या भारत ही क्यों आते हैं?
क्यों? क्योंकि कानून घटिया है, खौफ नहीं है, भारत में घुसने का खौफ नहीं है, क्योंकि भारत में जो फॉरेनर एक्ट चल रहा है 1946 वाला चल रहा है, और 46 में मैक्सिमम 3 साल की सजा है, मिनिमम कोई डिफाइन ही नहीं है। तो जज साहब चाहें तो 5,000 रुपए दे के छोड़ दें, ये चल रहा है। भारत में जितने भी आपके इस तरीके के काम हो रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं अब इसको रोका कैसे जाए। हमने एक कानून बनाया कि भाई लिंग परीक्षण क्राइम है, और ये भी कानून में लिख दिया कि जहां जहां अल्ट्रासाउंड मशीन है वहां वहां एक स्टिकर लगाया जाएगा, लिखा जाएगा लिंग परीक्षण यहां नहीं होता है, लिंग परीक्षण करना अपराध है। ऐसा आपने देखा होगा कहीं अल्ट्रासाउंड मशीन होगी। जानते हैं उसका फायदा क्या हुआ? एक सर्वे के अनुसार लगभग 10 करोड़ बेटियां पेट में मरने से बच गई, एक कानून से। उस एक कानून से लगभग 10 करोड़ बेटियां जो पेट में टेस्ट करके मारने वाले, जिनको अबॉर्ट किया जाने वाला था, अबॉर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि टेस्ट ही नहीं करा पाए कि लड़का है कि लड़की, तो पैदा हो गई। ऐसे ही अगर हम कानून बना दें, झूठा आधार बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, और जहां जहां आधार बनता है वहां बड़ा बड़ा ऐसे लिखवा दे, झूठा आधार बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 साल सजा होगी। बनाने वाला बनाएगा क्या, बनवाने वाला बनवाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। जहां जहां आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है नगर निगम में, वहां लिखा रहे फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। बनाने वाला न बनवाएगा न बनाने वाला बनाएगा। जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, जहां जहां जो डॉक्यूमेंट बनता है वहीं बड़े बड़े स्टिकर पे लगा दिया जाए कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है। तो मैं ये नहीं कहता 100% रुक जाएगा, कुछ साहसी लोग हैं तब भी उसके बाद भी बनवा लेंगे, लेकिन 80-90% कम हो जाएगा कि नहीं? अब बॉर्डर हमारा खुला हुआ है, इसके पहले की सरकारों ने बॉर्डर पे कोई काम ही नहीं किया, खुला छोड़ के रखा। चलो उनकी मंशा थी कुछ और कि भाई सारे बांग्लादेशी भारत में आ जाए। वर्तमान सरकार ने शुरू किया बॉर्डर पे बनवाना, लेकिन 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, वो भी जिगजैग है, नदियां पहाड़ियां जिगजैग है। अगर हम एक कानून बना दें, भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना ये गंभीर अपराध है, इस पे 10 से 20 साल सजा होगी। तो बॉर्डर तो बाद में बनेगा, कम से कम हम 1-1 किलोमीटर पे बड़ी बड़ी होर्डिंग तो लगा ही सकते हैं ना कि भारत में प्रवेश करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। और 4000 किलोमीटर के बॉर्डर पे वो 4000 बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दे, बंगला में लिख के, क्योंकि उधर वाले बंगला भाषा बोलते हैं, बंगाली में लिख के। कुछ तो खौफ होगा कि नहीं होगा? होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, भारत बहुत बड़े खतरे में चल रहा है, ऐसे खतरे में चल रहा है जिसको हमने सोचा नहीं है, हम सोच भी नहीं पा रहे, और वो खतरा है। मेरी चिंता का यही कारण है। जुलाई 2024 में बांग्लादेश वालों ने सोचा था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है वहां पे? जोर से बोलिए। दिसंबर 1989 में कश्मीर वालों ने सोचा था क्या कि जनवरी 1990 में क्या होने वाला है? नहीं। जुलाई 1947 में देवनानी जी के परिवार ने सोचा था क्या कि अगस्त में 1947 अगले महीने क्या होने वाला है? नहीं। मैं इंजीनियरिंग छोड़ के जब ला में आया तो सर मुझे लकली जेठमलानी जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने जेठमलानी जी से एक दिन पूछा कि सर वो आपको कब पता चला भागना पड़ेगा? उन्होंने हमसे उल्टा पूछ दिया कि तुम्हें अगर 24 घंटे पहले पता चल जाए कि भागना पड़ेगा तो तुम क्या क्या करोगे? तो मैंने कहा सर जमीन वमीन का सौदा कर लूंगा, जो बैंक वैंक में रखा है उसको ले लूंगा, सोना चांदी ले लूंगा, जो कुछ है अपने घर में जितना पैक कर सकूंगा पैक करूंगा, लेके भागूंगा। बोले मैं 10 रुपए लेके आया था। अब तुम सोच सकते हो कि हमको कितनी देर पहले पता चला। जुलाई 1947 में आदरणीय देवनानी जी के पिताजी या राम जेठमलानी जी या आडवाणी जी या मनमोहन सिंह जी ने या गुजराल साहब के परिवार ने
या पृथ्वीराज कपूर ने या मिल्खा सिंह ने या गुलजार ने या मोहिंदर अमरनाथ ने या सुनील दत्त ने या प्रेम चोपड़ा ने, इन लोगों ने सोचा था क्या कि अगले महीने क्या होने वाला है? नहीं सोचा था, लेकिन हुआ। वो सोच खत्म हो गई क्या? वो पाक नापाक वाली सोच खत्म हुई क्या? नहीं। फिर पाक नापाक की सोच को खत्म करने के लिए हमने किया क्या? कुछ नहीं किया। जिस स्कूल में पाक नापाक की सोच डेवलप होती है उस स्कूल को बंद किया क्या? नहीं। अरे कम से कम सबको समान शिक्षा देते, भारतीय शिक्षा देते, वैदिक शिक्षा देते। 1929 में जो अंग्रेजों ने सीबीएसई बोर्ड शुरू किया था, आज भी हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाने पे अपने बच्चों को गर्व महसूस करते हैं, जिसको 1929 में अंग्रेजों ने केवल और केवल भारत की एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए बनाया था। आईसीएसई बोर्ड अंग्रेजों के पैटर्न पे, मदरसा मुगलों वाला, सीबीएसई बोर्ड अंग्रेजों वाला, आईसीएसई बोर्ड अंग्रेजों वाला। हमारा अपना भारतीय शिक्षा बोर्ड बना क्या? नहीं। और कितनी बड़ी बेवकूफी तो नहीं कहूंगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों को बुरा मान जाएगा। संविधान का आर्टिकल 28 सर, देवनानी सर, आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। और हमने आज तक धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर समझा ही नहीं। हमने भगवत गीता को भी रिलीजियस किताब मान लिया, हमने अपने वेद को भी रिलीजियस किताब मान लिया, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। एक मेरी पीआईएल चल रही धर्म और रिलीजन के ऊपर। आर्टिकल 28, आज मैं इस वीर भूमि से फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 28 रिलीजियस किताब पढ़ाने से मना करता है, यानी बाइबल और कुरान पढ़ाने से मना करता है। वेद, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण पढ़ाने से मना नहीं करता। हमें धर्म और रिलीजन के अंतर को समझना पड़ेगा। धर्म इक्वालिटी सिखाता है, यूनिवर्सल इक्वालिटी, और रिलीजन इक्वालिटी अमंग रिलीजन सिखाता है। धर्म यूनिवर्सल जस्टिस सिखाता है, रिलीजन जस्टिस विद इन रिलीजन सिखाता है। धर्म यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी सिखाता है, रिलीजन फ्रेटर्निटी अमंग रिलीजन सिखाता है। यह अंतर है धर्म और रिलीजन का। धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, रिलीजन नहीं। धर्म सर्वमंगल मांगल्य सिखाता है, रिलीजन नहीं। धर्म नारी तू नारायणी सिखाता है, रिलीजन नहीं। धर्म जननी जन्मभूमि से सिखाता है, रिलीजन नहीं। धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर है। लेकिन चूंकि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की पढ़ाई लिखाई भी कॉन्वेंट की रही, उनके दादा परदादा अंग्रेजों के समय सीबीएस उस समय अपने कॉन्वेंट स्कूल में से पढ़े, उन्होंने रिलीजन को धर्म समझ लिया, धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर समझा नहीं। और नतीजा क्या हुआ? हमारे यहाँ आदरणीय देवनानी जी जब शिक्षा मंत्री थे तो मैं भी चर्चा कर रहा था, उन्होंने भगवत गीता यहाँ पे शुरू किया। लेकिन मेरा ये कहना पूरे देश में होना चाहिए, और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट भी है कि भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करना चाहिए, भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, भगवत गीता को सारे स्कूल में अनिवार्य करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं देश की एकता अखंडता मजबूत हो, समता समानता हो, लोगों के पंथ भले अलग हैं लेकिन सबकी सोच एक जैसी हो, लोग एक दूसरे से नफरत न करें, तो एक ही तरीका है। 10वीं तक भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, समान शिक्षा होनी चाहिए। यानी एक देश एक विधान की में एक देश एक शिक्षा संहिता होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन कोड होना चाहिए। यही तरीका है, क्योंकि पेट में न कोई हिंदू होता है, न मुसलमान, न पारसी, न ईसाई। पेट में न कोई ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न दलित। पेट में सब एक जैसे होते हैं। जो कुछ होते हैं पेट से निकलने के बाद होते हैं। जब पेट से निकलने के बाद सबकी किताब एक होगी, पेट से निकलने के बाद सबकी शिक्षा एक होगी, तो सबकी सोच एक होगी, और जब सोच एक होगी तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में मजबूती आएगी। इसलिए मेरा मानना सबसे पहले समान शिक्षा होनी चाहिए।
दूसरा विषय आजकल जो बर्निंग टॉपिक चल रहा है, वक्फ बोर्ड पे आ रहा हूं। आजकल अभी लेटेस्ट कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उसके बाद हंगामा शुरू हो चुका है। मैंने 2020 में इस पे PIL फाइल किया था 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर, और जब इस पे रिसर्च कर रहा था तो पता चला दुनिया के 48 देशों में 1 नेशन 1 इलेक्शन है। दुनिया में 100 डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें से 48 कंट्रीज में 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है। अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजील, बुल्गारिया, कोलंबिया, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, और सबसे बड़ी बात इटली में भी होता है 1 नेशन 1 इलेक्शन। नाना के यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन ठीक है, नानी के यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन चलेगा, लेकिन भारत में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों से हम खबरदार रहें। 1 नेशन इलेक्शन से बहुत फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ जाएगा। अभी 1 साल पार्षद, अगले साल प्रधान, अगले साल विधानसभा, अगले साल लोकसभा, 5 साल में एक बार चुनाव होगा, छुट्टी लेना पड़ेगा। मान लो कहीं बाहर रहते हैं, उदयपुर आना पड़ेगा, भाई 5 साल में एक ही बार उदयपुर चलना है, चलो अपने घर चलते हैं, सबसे मिल भी आएंगे और वोट भी दे आएंगे। 5 साल में एक बार बॉम्बे, जो बॉम्बे में रहते हैं बिहार के लोग या कलकत्ता के लोग, असम के लोग, उनको एक बार बिहार जाना आसान है, लेकिन बार बार जाना मुश्किल है। इसी तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन से जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन से मुफ्तखोरी खत्म होगी। अभी हर इलेक्शन के पहले मुफ्तखोरी की योजनाएं शुरू हो जाती है, खटाखट खटाखट खटाखट। ऐसे होगा 5 साल में एक ही बार खटाखट होगा। अभी हर साल होता रहता है। इसमें खटाखट पे मेरी PIL चल रही है रोकने पे, कि खटाखट रोका जाए। 1 नेशन 1 इलेक्शन से काला धन कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, ये जो शराब बांटी जाती है उसका खेल भी कम होगा, समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी। चुनाव के बाद जो हिंसा होती है वो हिंसा एक ही बार होगी 5 साल में, अभी तो हर साल हिंसा शुरू हो जाती है। 1 नेशन इलेक्शन, सांसद विधायक भी अपना काम करेंगे। अभी क्या हो, हर साल उनकी ड्यूटी लगी रहती है, हैं सांसद, हैं विधायक, हैं मंत्री, लेकिन चुनाव में ड्यूटी लगी रहती है, भाई चुनाव जाके देखना है, अपना काम ठीक से कर नहीं पाते। कलेक्टर, कप्तान भी अपना काम ठीक से कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात होगी, ये जो हमारी खबर पालिका है ना, मीडिया के लोग, चूंकि ये चुनाव, इनको चुनाव में बड़ा मजा आता है। 4 लोगों को इधर खड़ा कर दिया, गुटरगू लड़ा रहे। 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो भाई 5 साल में 2 महीने चुनाव पे चर्चा होगी, बाकी क्या चर्चा होगी? तो बाकी इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा होगी, पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा होगी, जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे चर्चा होगी, टैक्स रिफॉर्म पे चर्चा होगी, लेबर रिफॉर्म पे चर्चा होगी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे चर्चा होगी। तो मेरा ये मानना है 1 नेशन इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। लेकिन इसमें 2-4 चीज़ और हो जाए तो अच्छा है। कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। भाई कम से कम ऐसा तो नहीं हो कि जो आदमी होमगार्ड नहीं बन सकता वो होम मिनिस्टर बन जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए जो क्लर्क नहीं बन सकता वो वित्त मंत्री हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो शिक्षक नहीं बन सकता वो शिक्षा मंत्री हो जाए। इतना तो नहीं होना चाहिए। कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, मैक्सिमम एज लिमिट हो। पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर डिक्लेयर किया जा सकता है। हम दो हमारे दो अनिवार्य किया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। तो एक देश एक विधान में सबसे ज़रूरत है एक देश एक चुनाव संहिता की, क्योंकि सूद साहब ने कार्यक्रम तय किया हुआ है 1 नेशन 1 लॉ, तो उसमें एक देश एक चुनाव संहिता ज़रूरी है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग जो दान करते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी करते हैं या दूसरों की करते हैं? जोर से बोलिए जरा। मान लो आपको पैसा दान करना है, तो जो आपने कमाया है उसको दान करेंगे या दूसरे की पॉकेट मार के जाके दान करेंगे?
कमाया वो दान करेंगे। जमीन दान करना है तो अपनी वाली दान करेंगे या तलवार के दम पे किसी की कब्जा करके उसको दान कर देंगे? जोर से बोलिए जरा। जिसको दान कहते हैं उसी को वक्फ कहते हैं। वक्फ दान एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं, हिंदी में दान कहते हैं, उर्दू में उसको वक्फ कहते हैं। और इस वक्फ का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं है ही नहीं है। भारत के संविधान में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है। भारत के संविधान में काम का बंटवारा है शेड्यूल 7, उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो लिस्ट 3 है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके एंट्री नंबर 28 में लिखा हुआ है चैरिटी इंडाउमेंट। इसका मतलब भारत में एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए और यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। हिंदी में कहें समान दान संहिता होनी चाहिए और समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। वक्फ वो प्रॉपर्टी की जाती हो जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो या अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो। वक्फ वो प्रॉपर्टी की जाती हो जो जायज हो। वक्फ उस प्रॉपर्टी को किया जाता है जो नेक तरीके से कमाई गई हो, जो हदीसों में लिखा हुआ है। अपनी जमीन हो, पिता की जी की जमीन हो, नेक नियति से कमाई गई हो, ईमानदारी मेहनत से कमाई की गई हो, उसको आप दान कर सकते हैं, वक्फ कर सकते हैं। वक्फ शब्द 1300 साल पुराना है, दान शब्द हजारों साल पुराना। और हमारे देश में दान तो देहदान तक होता रहा है, एक से बढ़कर एक हमारे ऋषि मुनि अपनी देहदान भी कर चुके हैं। अगर आप हदीस की जो वक्फ जहां लिखा हुआ है, कुरान में तो कहीं लिखा नहीं है, हदीस में लिखा हुआ है, उस डिफिनीशन के हिसाब से बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, ऐबक लोधी को वक्फ करने का अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में ना उनकी कोई पुश्तैनी जमीन थी, ना भारत में उन्होंने ईमानदारी मेहनत से कोई जमीन कमाई। उन्होंने केवल तलवार के दम पे कब्जा किया। और हदीस कहता है वक्फ पाक होना चाहिए, नेक होना चाहिए, नाजायज नहीं होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए, यानी मेहनत ईमानदारी से कमाई गई जमीन होनी चाहिए। तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को तो वक्फ का अधिकारी नहीं भारत में। अब आए उनके बाद उनके नवाब, उनके निजाम, उनके जमींदार, उनके जागीरदार। तो वक्फ की डिफिनीशन के हिसाब से निजामों, नवाबों, जमींदारों, जागीरदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो मुगल आए थे, उन्होंने जगह कब्जा किया और 20-20, 30-30 गांव केवल उसकी वसूली करने के लिए उन्होंने नवाबों को बांट दिया था। उनके नाम पे किसी नवाबों को किसी ने अपनी जमीन अपने स्वेच्छा से दिया था क्या? नहीं, तलवार के दम पे उन्होंने हड़पा, तलवार के दम पे बांट दिया। तो यानी नवाबों, निजामों को भी वक्फ का अधिकार नहीं था। 1950 में जो आंकड़े कहते हैं कि टोटल वक्फ के पास 50,000 एकड़ जमीन थी, आज की डेट में कितनी हो गई? 10 लाख एकड़। सच्चर कमेटी ये कहती है कि मुस्लिम्स की हालत, भारत में जो कन्वर्टेड हिंदू हैं उनकी हालत हिंदुओं से भी खराब है। मैं कन्वर्टेड हिंदू शब्द यूज करता हूं क्योंकि भारत में 99% मुस्लिम कन्वर्टेड हिंदू हैं। यहां 1% है बाहर के। और ये कन्वर्टेड हिंदू मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में भी भारत के मुस्लिम को कन्वर्टेड हिंदू ही कहते हैं, वो उनको मुस्लिम बोलते ही नहीं। तो कन्वर्टेड हिंदू जब गरीब है तो फिर दान कैसे कर रहे हैं? भाई जिसके पास खुद ही 2 बीघे जमीन है वो दान करेगा क्या? वो जमीन दान करेगा क्या? नहीं करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में 1% जो मुस्लिम्स हैं वो वास्तव मुस्लिम है, बाकी 99% कन्वर्टेड हिंदू है। 1% में कौन है? बुखारा से आने वाला बुखारी फैमिली, मदीना से आने वाली मदनी फैमिली, ईरान से आने वाली एक हैदराबाद में फैमिली है, एक फैमिली आई हुई है अफगानिस्तान से, वो भी हैदराबाद में है। तो आपको हर शहर में 1-2 फैमिली मिलेगी जो वास्तव में बाहर से आए, अदरवाइज सारे यहीं पे
कोई यादव था, कोई पटेल था, कोई शर्मा था, कोई त्यागी था, कोई गुजर था, कोई जाट था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, वो कन्वर्ट कर दिया गया तलवार के दम पे कन्वर्ट। अब एक सवाल ये भी बनती है कि जमीन पाक होनी चाहिए और हिंदू होते हैं नापाक, तो जो आदमी खुद ही नापाक है उसकी जमीन पाक हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा भाई। जो आदमी खुद, आप नापाक हो, आपकी जमीन पाक कैसे हो जाएगी? आपकी जमीन भी नापाक, आप हर तरीके से नापाक, आप नेक नहीं हो, आप ईमान वाले नहीं हो, आप हो नापाक, आप हो काफिर, तो आपकी जमीन पाक कैसे हो गई? आपकी जमीन जायज कैसे हो गई? तो इसका मतलब ये जो 9.50,000 एकड़ से 10 लाख एकड़ हुई है, वो जो जमीन की गई वो भी वक्फ के लायक नहीं है। आंकड़े बताते हैं पिछले 10 साल की सरकार में कि मोदी जी 2024 में बने हैं, उसके बाद से अब तक सारी योजनाओं में 35% मिलता है कन्वर्टेड हिंदुओं को। अब कन्वर्टेड हिंदुओं को 35% मिलता है, इसका मतलब वो तो गरीब है, तो जो गरीब है वो दान करेंगे नहीं। जानते हैं कि जमीन कौन सी है? ये जमीन है नदियों के किनारे की जमीन, सड़कों के किनारे की जमीन, यह है खेल का मैदान, यह है ऊसर जमीन, यह है बंजर जमीन, यह है गोचर जमीन, यह पहाड़ियां, यह हाईवे के किनारे। ऐसे ही जमीनों को यह वक्फ बोर्ड, इसको उसने वक्फ डिक्लेयर कर दिया। और डिक्लेयर क्यों कर दिया? क्योंकि 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया था वक्फ एक्ट, उसको बाद में बदला इंदिरा जी ने, उसके बाद में 1995 में कानून बना और ये कानून आज चल रहा है। इस कानून में इतनी अनलिमिटेड पावर है, आज अगर ये कह दे इस हॉल में जहां आप बैठे हैं विवेकानंद सभागार में, ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप इसकी नोटिस को उदयपुर की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको जयपुर जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड के वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड जाना पड़ेगा। उदयपुर में इसका कोई समाधान ही नहीं। इस कानून में इतनी शक्ति दी हुई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को वक्फ बोर्ड कह दे ये सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल उस कानून, उस नोटिस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उसके लिए उनको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड में जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति भवन को अगर डिक्लेयर कर दे तो राष्ट्रपति भवन के अधिकारी भी उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उनको भी जाना पड़ेगा। इसलिए इस कानून को हमने चैलेंज किया हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को, सरकार ने भी इस पे बदलाव शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो बदलाव हो रहा है उसमें 44 बदलाव हो रहे हैं। आजाद भारत में देवनानी साहब आज तक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें 44 बदलाव करना पड़ा हो उसको ठीक करने के लिए। हमने अपने PIL में भी कहा था इसमें 44 छेद है और सरकार ने माना कि 44 छेद है। मैं आपसे पूछता हूं, जिस टायर में 44 पंचर हो जाए उसमें पंचर बनवाना चाहिए, टायर बदल देना चाहिए? इसलिए मैं कहता हूं ये वक्फ एक्ट अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इसको खत्म करना चाहिए। भारत में एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाना चाहिए। समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। एक देश एक विधान मांग रहा है, एक देश एक विधान मांग रहा है, एक देश एक विधान मांग रहा है। और अगर ऐसा नहीं करना तो दूसरा रास्ता बता रहा हूं, संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटा दिया जाए। अगर वक्फ बोर्ड रहे, अगर वक्फ ट्रिब्यूनल रहे तो फिर सेकुलर शब्द रखना नहीं चाहिए। हमने इस सेकुलर शब्द को चैलेंज किया हुआ है। अभी 21 अक्टूबर को सुनवाई है, सेकुलरिज्म के ऊपर भी सुनवाई है। ये बहुत गलत तरीके से आया, फ्रॉड है ये। इसमें भी मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सेकुलरिज्म के ऊपर। हमने कहा ये चीटिंग है, फ्रॉड है, इमरजेंसी के दौरान डाला गया है, और भी बहुत सारे विषय में अभी चर्चा का समय है नहीं। अरे समय नहीं है भाई साहब, देवनानी जी बैठे हुए हैं, उनको भी बोलना है और आप लोग भी थक जाओगे। तो वक्फ बोर्ड का समाधान ये है, अगर वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल चलना है, मेरा मानना है समान दान संहिता, समान संपत्ति संहिता, समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। नहीं, प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटाइए,
और फिर हिंदुओं के लिए भी एक सनातन बोर्ड बनाइए। तो अभी क्या होगा, जैसे जहां वक्फ बोर्ड कहता है ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो मुकदमा कोर्ट में नहीं चलता, कहां जाता है? वक्फ बोर्ड के सामने। वैसे सनातन बोर्ड भी जहां उंगली रखेगा उसका मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, कहां आएगा? तो यानी काशी का मुकदमा चलेगा सनातन बोर्ड में, मथुरा का चलेगा सनातन बोर्ड में, भद्रकाली का चलेगा सनातन बोर्ड में, अटाला का चलेगा सनातन बोर्ड में। जितनी मंदिरों पे कब्जा किया गया है उसका मुकदमा कहां चलेगा? सनातन बोर्ड में। अब आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं वक्फ बोर्ड में चलना चाहिए, नहीं वक्फ बोर्ड में नहीं चलेगा, यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जैसे संविधान में कॉन्सेप्ट है कि अगर आर्टिकल 14 और 15 में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो 14 को प्राइमेसी होगी, आर्टिकल 14, 25 में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो 14 को प्राइमेसी होगी। वैसे ही जब यहां यह होगा कि भैया एक जमीन पे मुस्लिम भी कह रहे हैं हमारा है, हिंदू भी कह रहे हैं हमारा है, तो मुकदमा वक्फ बोर्ड में चलेगी सनातन बोर्ड में, तो स्वाभाविक सी बात सनातन बोर्ड में चलेगा, हिंदुस्तान है ये ना, वो मुकदमा फिर अच्छा ये होगा। लेकिन उससे बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। वक्फ बोर्ड वाले तो पिछले 500 साल की जमीन क्लेम कर पाएंगे, 500 साल तो, क्योंकि बाबर के पहले यहां कोई था ही नहीं। सनातन बोर्ड वाले तो पिछले 3000 साल, 4000 साल, 5000 साल, जहां जहां उनको नजर आएगा, ये जितने मकबरे हैं, जितने आपके कब्रिस्तान है, वैसे मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान तो वैसे भी वक्त में हो ही नहीं सकता, वो तो इस्लाम में नाजायज है, हराम है, उसको बना ही नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है कि दो ही तरीका है, एक देश एक विधान जो सूद साहब का कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है, और नहीं तो फिर सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। फिर जैसे जितना अधिकार वक्फ बोर्ड को है, तो मैं तो कहता हूं अगर सनातन बोर्ड बनाना है तो आप इसको बदलो भी मत, जैसे है ऐसे ही रहने दो, इसी को कॉपी पेस्ट मार के एक सनातन बोर्ड बना दो। उतनी शक्तियां, जहां उंगली रखे वही सनातन हिंदू की प्रॉपर्टी, जहां इशारा कर दे वही हिंदू की प्रॉपर्टी, जिस खेत पे रख दे हाथ वो हिंदू की प्रॉपर्टी। फिर चलने दो, यही वाला चलने दो, देखते हैं क्या होता है। मामला बैलेंस होना चाहिए, अलग अलग नहीं चलना चाहिए। एक मेरी पीआईएल पॉपुलेशन के ऊपर चल रही है, हम दो हमारे दो सबके दो। आज की डेट में हम दुनिया के नंबर 1 हो चुके हैं, चीन को पछाड़ चुके हैं। चीन 141 करोड़ है और हम 145 करोड़ हो चुके हैं। ये अलग बात है कि चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। भारत में पर स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, भारत में 1 किलोमीटर में 500 लोग रहते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? 500। और चीन में पर स्क्वायर किलोमीटर 150 लोग रहते हैं। अमेरिका में पर स्क्वायर किलोमीटर 38 लोग रहते हैं, 38। आपके रूस में पर स्क्वायर किलोमीटर 9 लोग रहते हैं। ईरान में 56 लोग रहते हैं और भारत में 500 लोग रहते हैं। दुनिया के में 200 देश है और 200 देशों में से 150 देशों की जनसंख्या 3 करोड़ से कम है। 200 देश में से 150 देशों की जनसंख्या 3 करोड़ से कम है और भारत में हर साल 3.25 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। जैसे मोरक्को 3 करोड़ है, 3.25 करोड़, और भारत में 3.25 करोड़ हर साल बच्चे पैदा होते हैं। नहीं, भारत में हर एक मोरक्को हर साल पैदा हो जाता है। आपके पेरू 3 करोड़, अरब 3 करोड़, यानी हर साल एक अरब भी पैदा हो जाता है। कैमरून 2 करोड़, ऑस्ट्रेलिया 2.5 करोड़, कोरिया 2.5 करोड़, सीरिया 2.5 करोड़, कजाकिस्तान 2 करोड़। अगर आप ध्यान से देखिए तो भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, पहला है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 2% हमारे पास जमीन है दुनिया की, 4% हमारे पास पानी है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है ना,
10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं और 90,000 में से 55,000 गरीबी रेखा के नीचे पैदा होते हैं। 90,000 पर डे का मतलब 3.25 करोड़ बच्चे पर ईयर। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बनाती है 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। 2 करोड़ स्वरोजगार डेवलप करती है 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। नतीजा क्या है? भुखमरी, गरीबी, कुपोषण, प्रदूषण। अगर आप भारत की समस्याओं की वाइवा एनालिसिस करिए तो भारत की 50% समस्याओं का रूट काज जनसंख्या विस्फोट है। शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल रही है। गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण, सड़क में भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, तहसील में भीड़, हर जगह भीड़ ही भीड़। और भारत का संविधान क्या कहता है? संविधान शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कि भारत की सरकार को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। ये संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के इंटी नंबर 20A में लिखा हुआ है। और 50% समस्याओं का रूट काज यही है। फिर भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? हमने डिमांड नहीं किया। हमने डिमांड क्यों नहीं किया? हम इतने बिजी अपने काम में, छोड़ो ना काहे लिए फालतू करना। हम तो इतने बिजी हैं, आज अकेले आ गए, घर में नहीं लाए। ला सकते थे कि नहीं? नहीं लाए, इतने बिजी हो गए। एक देश एक जनसंख्या संहिता नितांत आवश्यक है। उसके बिना भारत में आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब तक करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका नहीं जाएगा तब तक भारत की समस्याओं का समाधान करना मुश्किल है। इसलिए एक देश एक जनसंख्या संहिता लागू करना नितांत आवश्यक है। दुनिया में पहली बार पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, मानव इतिहास में सबसे पहली बार पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी भगवान श्री राम ने लागू किया था। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है उत्तरकांड में। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए। आप कल्पना करिए उस समय जब बहुविवाह की प्रथा थी, लोग विवाह किया करते थे। खास तौर पे जो बड़े राजा हुआ करते थे वो तो 2-3 विवाह किया करते थे। उसका बड़ा कारण ये नहीं कि उनको रखना था, उन इसलिए करते थे राज्यों से संबंधों के कारण भी करते थे। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक किया, शत्रुघ्न जी ने एक किया। तो पहली बार एक पति एक पत्नी का नियम इस मानव इतिहास में, इस पृथ्वी पे भगवान श्री राम लेके आए थे। मानव इतिहास में सबसे पहले 2 चाइल्ड नाम भगवान श्री राम लेके आए और भगवान श्री राम के 2 बेटे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे और शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। ये हमारे इतिहास में, मानव इतिहास में सबसे पहली बार समान शिक्षा व्यवस्था राजा रघु लेके आए थे, जो भगवान श्री राम के परदादा लगते थे। हम लोगों ने रामायण में सुना ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और उसका नतीजा ये था, उसके पहले गुरुकुल अलग अलग हुआ करते थे। राज परिवारों के गुरुकुल अलग होते थे, क्षत्रियों के अलग होते थे, ब्राह्मणों के अलग होते थे। लेकिन दशरथ जी और उनके मंत्री सुमंत जी एक नाविक के परिवार के थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, एक साथ पढ़े थे। भगवान श्री राम प्रयाग के निषाद राज, दोनों का वर्ण अलग था। एक राज परिवार, एक सामान्य परिवार, दोनों एक स्कूल में पढ़े थे। और ये व्यवस्था बहुत आगे तक चली। कृष्ण राज परिवार, सुदामा गरीब परिवार, एक साथ पढ़े, एक स्कूल में पढ़े। तो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ऐसे करीब 20 कानून बनाना पड़ेगा। तभी भारत स्वतंत्र होगा, तभी भारत संप्रभु होगा,
तभी भारत सबल बनेगा, तभी भारत सशक्त बनेगा, तभी भारत सुरक्षित बनेगा, तभी भारत समावेशी बनेगा, तभी भारत सबल बनेगा। नहीं तो जो समस्याएं चल रही हैं ये ठीक नहीं है। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इतनी देर आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।